आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला की एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1100 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर अनुपम का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर अनुपम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते सिद्धार्थ जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर अनुपम से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले बात डॉक्टर अनुपम, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली और कुछ राज्यों में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है या नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें किस तरह से सावधान रहना है और क्या स्थिति आप देखते हैं वर्तमान? ऐसा है सिद्धार्थ जी, अभी जो है कोविड के केसेस काफी कम हो गए हैं, और अभी जो थोड़ा बहुत चल रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं हल्के से, ये तो चलेगा, मेरा मानना है, और ऐसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और अब जो है मेरे ख्याल से संख्या के ऊपर ज्यादा हमें ध्यान नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि जो ये कोरोना वायरस है, अब ये जो हम लोगों का मानना है ये एंडेमिक हो गया एक तरीके से, और जितने अभी नजला जुकाम होते हैं ये यही कोरोना ही कर रहा है। तो मौसम बदलने से, ज्यादा ठंडा गर्म हो जाने से, या फिर जब कोई घर में किसी एक को होता है तो बाकी लोगों को नजला जुकाम जैसे पहले हो जाता था कोरोना जब नहीं था, तो अब भी इसका संक्रमण ये एक लेवल पे कम्युनिटी में, सोसाइटी में चलता रहेगा जी। तो इससे हमें निगरानी रखने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये जो संख्या जो रोज लोग देखते रहते हैं और एक दूसरे को भेजते भी रहते हैं और इससे थोड़ा सा पैनिक भी हो जाते हैं, वो इतनी मायने आज की तारीख में नहीं रखती है। जिन लोगों को निगरानी रखती है, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो सरकारें हैं, उनके लिए ये जरूरी है, उनके अलग अलग रोल है, वो ये करते रहेंगे। लेकिन जब तक ये जो संख्या बढ़ती घटती है कि अस्पताल में भर्ती के तौर पे या जो है जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं अगर रोगियों को, तो मेरे ख्याल से इसे आम वायरस अगर ये बन करके कम्युनिटी में ट्रांसमिट होता रहे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। अभी जितने भी ये केसेस पिछले हफ्ते 10 दिन में बढ़ भी रहे हैं, इनमें हमने एक भी तब्दील होते नहीं देखा है कि अस्पतालों में भर्ती बढ़ गई हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी में तो लेवल पे ट्रांसमिशन चलता ही रहेगा, और ये पहले भी अनुमान था कि एक लेवल पे पैंडेमिक जब सबसाइड करेगा तो ये जो है एंडेमिक बनकर के रह जाएगा। तो इसके लिए अब चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, अपनी सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल को कौन सा कभी कोई घातक वेरिएंट आ जाता है तो उससे हमें ध्यान तो अभी देना पड़ेगा जी। और डॉक्टर अनुपम, आपसे ये भी सवाल करना चाहेंगे कि कल स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों की जो 4थी वर्षगांठ थी कल, इस पर 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑनलाइन ई-संजीवनी टेली परामर्श सेवाओं का शुभारंभ किया है। और फिलहाल देश में 1,17,000 से करीब अधिक स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र संचालित हो रहे हैं। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि
इसके माध्यम से देश भर में लोगों को एक दिन में 3 लाख से अधिक ई संजीवनी टेली परामर्श दिए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पहले जो है इससे पहले 1,80,000 टेली परामर्श दिए गए थे एक पर्टिकुलर डे में। आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस योजना से किस तरीके से जुड़ सकते हैं और किस तरह से, और आज के युग में जबकि सब कुछ ऑनलाइन है, लोगों की आदत पड़ चुकी है, तो टेली कंसल्टेंसी किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम चीज है और आपने बहुत अच्छा ध्यान केंद्रित कराया है श्रोताओं का इसके ऊपर। ये माननीय प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत योजना के तहत एक नेशनल टेलीकंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू हुई थी जी। और उसी में ई संजीवनी ओपीडी का ये कोरोना काल से पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको इतना इम्पीटस नहीं मिला था। लेकिन कोरोना काल में ये हम लोगों के अस्पतालों में, जैसे लेडी हार्डिंग भी है और केंद्र संचालित जितने अस्पताल हैं, उनमें ये ई संजीवनी ओपीडी लगातार चलता रहा था। उस समय ये बढ़ भी काफी गया था और कई उसके बाद भी कोरोना के कम होने के बावजूद भी ये हम लोगों के यहाँ कम नहीं हुआ है, चलता जा रहा है और इससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। ये एक बहुत ही अनूठी सुविधा है और इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, घर बैठे आपको जो है कंसल्टेशन मिल सकता है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर हो जिसमें एक वेब कैमरा हो, उसके साथ आप वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपने रिकॉर्ड्स भी अपलोड कर सकते हैं, 2 या 3 रिकॉर्ड आप अपलोड कर सकते हैं। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद आपके पास एक मोबाइल ओटीपी आता है और ओटीपी के बाद जो है आपको थोड़ी देर में सूचित किया जाता है कब आपका परामर्श का टाइम आ गया है। फिर थोड़ी वेटिंग के साथ आपको उसी में आप परामर्श कर सकते हैं। और कई बार वीडियो लोगों का नहीं काम करता है तो वो अपने मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें जो स्क्रीन में आ रहा होता है ब्राउजर, गूगल क्रोम पे ऐसे करना होता है और इस पे जो है उसमें आप मैसेजिंग करके भी, अगर कई लोगों का वीडियो नहीं कॉल आ रही होती है तो इंटरनेट से अगर सुविधा जब नहीं, कम वीक लिंक होता है, तो लोग चैट करके भी डॉक्टर से अपना जो है राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं और उसमें अंत में डॉक्टर की तरफ से एक प्रिस्क्रिप्शन भी आता है जिसको आप डाउनलोड करके या अपने मोबाइल पे ले लें या फिर अपना प्रिंट आउट निकाल लें और फिर आप केमिस्ट से दवा भी ले सकते हैं। तो ये खासतौर से जो बड़े शहर हैं उनमें इतना कारगर जरूरी नहीं हो क्योंकि वहां पे तो डॉक्टरों की सुविधा है, लेकिन भारत में क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं की जो पहुंच है वो बहुत असंतुलित है। जो दूर दराज के देश हैं, गांव है, वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स इतने नहीं है, उन्हें दूर दूर अस्पताल के लिए जाना पड़ता है। तो कम से कम फर्स्ट एड वाली जो सुविधा है, जो कल अगर रात को कोई दिक्कत है अगले दिन सवेरे अस्पताल जाने को मिलेगा, तो कम से कम पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और ये राय ले सकते हैं अपने लिए, अपने परिजनों के लिए। तो एक बहुत अच्छी सुविधा है और मेरा मानना है आगे चल करके इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। जी। और डॉक्टर अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सुविधा पूरी तरीके से निःशुल्क है? ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें एक पैसा भी नहीं लगता आपको। आजकल आपके पास, सबके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा होती है। आप अपने कंप्यूटर पे, इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गया है, तो आप मोबाइल से भी इसको लिंक करके जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने तो एक जो टोकन आपको मिलेगा, वो टोकन जब तक उसकी अवधि रहती है तब तक वो आपका वैलिड होता है अपॉइंटमेंट। जब आपका वो कंसल्टेशन हो गया तो दोबारा से आप टोकन अपना जनरेट करा के दूसरी बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह का उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला है और जैसा कि आपने सही कहा डॉक्टर अनुपम, कि भारत जैसे विशाल देश जहां की ज्यादातर आबादी रूरल एरियाज में निवास करती है, वहां पर अभी फिलहाल उतनी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में इस तरह की जो स्वास्थ्य सेवा है या ई संजीवनी है वो अपने आप में एक वरदान साबित होगी, क्योंकि अब दूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी बड़े डॉक्टर से टेली कंसल्टिंग के माध्यम से अब उनका परामर्श प्राप्त कर सकता है। और अगर आप रूरल एरिया के परिप्रेक्ष्य में देखें इस चीज को, तो आप कितनी बड़ी मदद मानते हैं, क्योंकि 3 लाख से ज्यादा लोग जब इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं या अपने सवाल पूछते हैं डॉक्टर से, तो लगता है कि लोगों का रुझान जो है वो बड़ी संख्या में इस योजना से हो रहा है। ये सिद्धार्थ जी, 3 लाख एक दिन बस का है जो आप बता रहे हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कंसल्टेशन इसमें हो चुके हैं। जी।
जी बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे जो रिकॉर्ड की हम लोग ने बात की कि इससे पहले जो है 1,80,000 टेली कंसल्टेंसी का जो एक रिकॉर्ड था, जो कि टूटने के बाद अब एक दिन में 3 लाख से ज्यादा ई कंसल्टेंसी जो परामर्श हैं वो दिए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में सरकार लोगों की मदद करना चाहती है कि जन जन तक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचे। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। आप भी हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं। और डॉक्टर अनुपम बात करना चाहेंगे वैक्सीन की, क्योंकि इस समय 18+ जो लोग हैं उनकी वैक्सीन निजी केंद्रों पर लग रही है। तो यहाँ पर लोग जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कैसे लगवा सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी है कि टीकाकरण जो लोग करा सकते हैं वो जरूर कराएं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, टीकाकरण के लिए जो पहली 2 खुराक भी लगी हैं वो कोविन ऐप से लगी हैं। तो कोविन ऐप आपके पास जरूर होगा, और कोविन ऐप पे जब आखिरी आपकी खुराक लग गई है उसके 9 महीने 270 दिन बाद जो है आपके पास उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट डोज के लिए। तो ये प्रिकॉशनरी डोज या जिसको आप बूस्टर समझते हैं वो डोज जाकर के आप लगवा सकते हैं। जो निजी केंद्रों पे भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, तो सरकार ने उसका सीलिंग, पैसे की जो है सीलिंग उसकी फिक्स कर दी है। तो एक ही रेट पे है, 260 रुपया ऐसा कुछ मेरे ख्याल से उसका कॉस्ट है। तो उस रेट पे आप जाकर के आराम से सुविधाजनक लगवा सकते हैं। आप कोविन ऐप पे भी रजिस्टर कर सकते हैं जैसे कि पहले रजिस्टर कर रहे थे, और अभी तो वॉक इन भी जो है चल रहा है, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ नहीं है, आप लोग जाकर के करा सकते हैं। क्योंकि शुरू में भी एक स्टेप पे हुई थी ये चीजें, तो अभी सबके 9 महीने एक साथ नहीं पूरे हो रहे, तो अभी उतनी भीड़ नहीं है इन केंद्रों पे। आप लोग जाकर के जरूर लगवाएं पहला बार। और डॉक्टर अनुपम, जैसे पुरानी जो वैक्सीन पहले जो 2 डोज लिए हुए हैं, तो कितना गैप होना चाहिए 2 एहतियाती डोज लगवाने के लिए? जो एलिजिबिलिटी है वो कितने महीनों के बाद होती है? ये एहतियातन डोज है सिद्धार्थ जी, या प्रिकॉशनरी डोज आप कह रहे हैं, तो ये जो है ये 9 महीने बाद आखिरी इंजेक्शन के आपको लगवानी है। इसमें जो है ये इसमें ज्यादा देरी नहीं करें, मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि आज की तारीख में कुछ देशों में जैसे अमेरिका है और कुछ यूरोप के देश में जो है 4थी खुराक भी शुरू हो गई है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी कोरोना चल नहीं रहा है या बहुत ही हल्का वेरिएंट है और हमें दिक्कत नहीं होगी अभी, तो हम थोड़े दिन बाद लगवा लेते हैं। तो जब तक आपको कोरोना हो नहीं गया है तो फिर आप 3 महीने के लिए रुक सकते हैं। अगर आपको आज की तारीख में कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है तो आप 3 महीने रुक सकते हैं, नहीं तो अपनी दूसरी डोज के 9 महीने बाद तुरंत जाकर के लगवाएं। क्योंकि आप अभी जो हम कोरोना से बचने का तरीका है वो वही मास्क पहनना है, और मास्क के ज्यादा जरूरी अब होता जा रहा है कि हम वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो है समय पे कराते रहें। तो अगर हम हर 6 से 9 महीने पे जो आगे चल करके होने जाएगा, तो उसमें अगर हम टीकाकरण लगवाते रहेंगे अपना, तो फिर उस हिसाब से हमें जो है आगे चल करके हो सकता है बाकी संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाए। जी, और बहुत सारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं स्टूडियो में, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश का, जहां से महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी महेश जी बताएं। हमने जो है तीसरी डोज भी लगवा चुके हैं जी, बूस्टर डोज। जी 6 अप्रैल को लगवा ली थी जी। जी बहुत अच्छा किया महेश जी। और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं जी। जी, और आग्रह करते हैं कि सभी जो है अपने टाइम पर सभी जो है वैक्सीन लगवा लें और सुरक्षित हो जाएं। जी बिल्कुल। सवाल है जी, अगर चौथी लहर आती है तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी? इस कोरोना का अंत कब तक होएगा बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर अनुपम, सावधानी तो आपने बता दी, लेकिन ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आखिर इस कोरोना का अंत कब होगा?
महेश शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने प्रिकॉशनरी डोज लगवा ली है, तो मैं आपको उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं। और ये एक रोल मॉडल का आपने काम किया है जो बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा टीकाकरण लगवाने के लिए। और चौथी लहर तो जरूरी नहीं कि आए, और हो सकता है हल्के से ही निकल जाए, क्योंकि तीसरी लहर भी बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान नहीं किया है। और अब तो आज की तारीख में, जैसा मैंने शुरू में कहा था, जो नजला जुकाम का वायरस है, पहले भी कोरोना वायरस, लेकिन अब भी वही कोरोना वायरस है। वो अलग बात है कि ये जो है ज्यादा तकलीफदेह वाला कोरोना वायरस अब चल रहा है। मेरा मानना है धीरे धीरे करके, क्योंकि कोरोना वायरस को अगर जिंदा रहना है और मानवों के बीच में रहना है, तो मनुष्यों के साथ रहने के लिए उसे भी थोड़ा कमजोर होना पड़ेगा और मनुष्यों को भी अपनी इम्यूनिटी ठीक रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आगे चल के कोरोना वायरस वैसा ही साधारण वायरस बन जाएगा जैसा कि पहले था। और जब तक कोई और दिक्कत नहीं आती है तब तक मेरे ख्याल से हम लोग साथ साथ रहेंगे कोरोना वायरस के, इसलिए चिंता ना करें। जी बिल्कुल। और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां से अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी और डॉक्टर साहब को मेरा पूरा नमस्कार। आप लोगों की जानकारी से बहुत लोगों का जीवन वैसे ही बचते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी रास्ता हमें और उनको नहीं मालूम, आप लोगों के द्वारा मालूम हो जाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था डॉक्टर साहब कि जिनका मोबाइल से ज्ञान नहीं है और जिनको पता नहीं है कुछ, उन तक डोज कैसे पहुंचेगा, मतलब कैसे लगेगा डोज? वो हॉस्पिटल में जाते धक्के खाते हैं और गरीबों को तो कोई मानता ही नहीं है। ऐसे लगते जैसे पूरे कचरे में ढकल दिए जाते हैं उन्हें डॉक्टर। और डॉक्टरों का एक बदनाम ये कर रहे हैं कि डॉक्टर छूते भी नहीं हो सरकारी हॉस्पिटल में, सीधे ही कहते हैं दूर रहो दूर रहो। अब मरीज जो कहते हैं वही दवाई लिख के जी देते। बिल्कुल, एक डॉक्टर बिल्कुल। लिख के जाते हैं, दूसरा डॉक्टर फिर महीना में वही दवाई दे देते। इस तरह के मरीज ठीक होंगे? जी बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अशोक सिंह जी, आपकी बात जो है वो सही है। अगर कोई ऐसा बर्ताव करता है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन मैं खुद सरकारी अस्पताल में काम करता हूं और हमने तो जो डायबिटीज के मरीज हैं, मधुमेह रोगी हैं और जो ओपीडी में आ रहे हैं, उनको हम आज भी ये कहते हैं कि आप जरूर जाकर के टीकाकरण लगवाइए। और कई लोगों को तो मैंने खुद ही लिख करके सर्टिफिकेट दिए कि इनको लगवाना जरूरी है। कुछ तो कोरोना से डर बहुत ज्यादा है और कुछ जो है लोगों में भ्रम है। तो जैसा आपने कहा वैसा ये जो कोरोना श्रृंखला चल रही है, इसकी आज भी इसीलिए जरूरत है क्योंकि कई लोगों के मन में भ्रम है। कई लोग साल भर भी घर से बाहर नहीं निकले हैं और वो टीकाकरण से छूटे हुए हैं। तो डर की वजह से कई लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते हैं और उस डर की वजह से ही बर्ताव कई बार खराब हो जाता है। तो लेकिन हाँ, वो जायज नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन काफी हद तक ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं। लोगों को जो केंद्र हैं, टीकाकरण केंद्र, वहां पे तो राज्यों के तहत भी और केंद्र सरकार के तहत भी जितनी भी सुविधाएं हैं, वहां पे कोई भेदभाव नहीं है। सबको जो है बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है टीकाकरण। इसलिए आप वो बिल्कुल सोचिए नहीं, ऐसी दिक्कतें कहीं एक आधी हो जाती हैं, लेकिन वैसे बाय एंड लार्ज जो है ठीक ही है सब जगह ऐसा। जी। और हमारी अगली कॉलर बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत रिंकी जी आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हीं मेरा नमस्ते। जी जी रिंकी जी बताइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे जो मेरे पास कोविड का पहले लगा था उसका प्रूफ मतलब गुम हो गया, मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल में जैसे हमारे यहाँ से जो मार्केट है वो बहुत दूर है और मैं अभी फिलहाल में बलरामपुर जा रही हूँ अपना पेपर देने। तो मैं सोचती हूँ कि जो बूस्टर डोज है मैं लगवाना चाहिए, तो क्या जो आधार कार्ड है उससे लग सकता है? जी डॉक्टर अनुपम क्या कहेंगे आप? देखिए, टीकाकरण आप जो है बिल्कुल आधार कार्ड से लग सकता है। कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको चाहिए होता है। आधार कार्ड भी एक आइडेंटिटी प्रूफ है जिसकी बिना पे आपको टीकाकरण लग जाएगा। बाकी जैसा मैंने बताया वैसा कि आप अगर कोविन ऐप पे जरूर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और कोविन ऐप से अगर आप दोबारा से लॉग इन करेंगे तो उसमें वैक्सीनेशन का एक कॉर्नर है और उसमें आपका टीकाकरण की जितनी भी डोज लगी है उसमें सब लिखित में आ जाएगा और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी
उससे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दोबारा से लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगा हुआ है टीका तो वो कभी भी आप उस पर से निकाल सकते हैं टीकाकरण सर्टिफिकेट अपना। जी। और हमारे एक श्रोता हमें ईमेल पे लिख रहे हैं कि कोविड के बाद से इन्होंने मास्क का उपयोग कम कर दिया था और अब जबकि इधर उधर से जब खबरें आती हैं कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो ये जानना चाहते हैं कि अब मास्क लगाने में असुविधा होती है क्योंकि थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था, तो क्या करें? देखिए, इसमें मास्क लगाने में कोई असुविधा नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर लोग अस्पतालों में काम ही नहीं कर पाते। तो ये एक मन की धारणा है। मैं मानता हूं कि एक ये बैरियर रहता है, लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है, थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन न मास्क लगाने से ऑक्सीजन के लेवल की कमी होती है, न सेहत पे कोई प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। अच्छा प्रभाव जरूर पड़ता है, प्रदूषण से आपको बचत मिलती है, आपको धूल मिट्टी से आपको बचत मिल जाती है। नजला जुकाम के अलावा जो है, कोरोना के अलावा बाकी नजला जुकाम के वायरस से जो फेफड़े में संक्रमण होते हैं वो भी बचाव करते हैं आपको। टीबी के बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो भी नहीं जाते हैं अंदर। कोई और खांस रहा है तो उससे भी आपको बचत होती है। तो ये मास्क लगाना अभी जबकि हम वैश्विक महामारी के बीच में हैं, ये जरूरी है। काफी दिन हम लोगों ने लगाया है, तो मेरा मानना है अभी भी हम घर से बाहर जाएं तो जरूर लगा करके निकलें। अगर आप अपने घर में हैं, क्लोज सराउंडिंग्स में हैं, अपने ही जानकारों के बीच में हैं, वहां मास्क नहीं लगाते हैं, चलिए ठीक है, आपको पता है रोज आप उन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, लेकिन सड़क पे जरूर निकलें तो मास्क लगाएं। जी बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें डायबिटीज है पिछले 8 सालों से, और ये कह रहे हैं कि हम एक ही मेडिसिन ले रहे हैं तब से, और क्या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन एक लंबे समय तक लेने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? आमतौर पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका शुगर कंट्रोल चल रहा है दवा से तो उम्मीद नहीं है कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन हाँ, शुगर की जांच जरूर कराएं और शुगर कंट्रोल रखना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब को भी एक बार जाके दिखाएं, क्योंकि शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, दिल की दिक्कतें हैं, ये सब भी चीजें होती रहती हैं। तो थोड़े 3 से 6 महीने पे एक बार डॉक्टर को जरूर जाकर के दिखवा कर अपनी जांचें करवाएं। दवा लंबे असर तक लेने में कोई बुराई नहीं है। शुगर की कई दवाएं बहुत ही अच्छी होती हैं जो 10 साल आप लेते रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करती है। जी। और हमारे श्रोता योगेश ये जानना चाह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो तो क्या उस समय हमें वॉक करना चाहिए या उस समय हमें वॉक को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ब्लड प्रेशर एक बहुत ही उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये एक बहुत ही साधारण रोग है और बहुत लोगों को होता है। आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे आदमी में आपको ब्लड प्रेशर से रोगी मिल जाएंगे। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तब तक कायदे से आपको कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इसमें भी अगर आपका, कई लोगों को पता ही नहीं होता है ब्लड प्रेशर है, तो वो अगर कर रहे हैं एक्सरसाइज तो आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं करें। लेकिन बहुत हाई अगर एकदम से बढ़ जाता है तो बिल्कुल विश्राम करना चाहिए, और एक लेवल तक आ जाता है उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हाँ, आप व्यायाम शुरू करिए, क्योंकि व्यायाम करने से, थोड़ा वजन कम करने से, उससे भी ब्लड प्रेशर में नियंत्रण आता है। तो थोड़ा ब्लड प्रेशर होता है जिसे हम लोग स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो उसमें व्यायाम करना अलाउड होता है। तो ये डॉक्टर साहब से परामर्श करके ही करना है, क्योंकि कई बार ब्लड प्रेशर, जैसा मैंने अभी कहा, ब्लड प्रेशर के साथ शुगर हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, तो उसमें एकदम से कोई भी कठोर व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसलिए एक बार हमेशा कोई भी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम आप करें या व्यायाम करना शुरू करें, वो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछें उससे पहले। जी। और हमारे आपके जवाब के रिस्पांस पे हमारे श्रोता विनय लिख रहे हैं कि क्या हम हल्की वॉक कर सकते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो? हाँ, हल्की वॉक बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो जरूरी भी है, करना भी चाहिए। जी। और अब हमारे कॉलर सुमित हैं, इन्होंने हमें लिखा है कि एक अच्छी जीवन शैली के लिए हमें, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके की होनी चाहिए?
देखिए, ये बहुत कठिन सवाल है क्योंकि अच्छी जीवन शैली रखना बहुत कठिन होता है, लेकिन हाँ, उसमें ये है कि समय पे उठें सवेरे, समय पे सोएं। तो सवेरे उठना जल्दी चाहिए, रात को समय पे सोना चाहिए और दिन भर में आपको काम करें। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं। जिन लोगों का ऑफिस का काम है वो भी ऑफिस में हर घंटे में करीब 2-4 मिनट, 1 घंटा काम करके 2-4 मिनट जरूर उठें। उससे पैरों में जो खून का, रक्त का जमाव हो जाता है उसमें प्रवाह बढ़ जाता है। तो आजकल आप कंप्यूटर पे बहुत देर बैठ करके निगाहें टकटकी बंधी रहती है, तो उसमें भी जो है थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है। दूसरा जो है, आपकी कैलोरीज भी बर्न होती है थोड़ी, मन को भी सुकून मिलता है। और खुराक जो है वो भी अपनी बिल्कुल सीमित रखें, नशे से दूर रहें। सिगरेट, बीड़ी, शराब, पान, तंबाकू, ये सब चीजें आपको हटानी होगी। अगर हैं आदतें तो छोड़नी पड़ेंगी। आधे से पौन घंटा व्यायाम जरूर करें। अगर आप सवेरे उठ करके जल्दी जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा पाते हैं तो शाम को खाने के बाद हल्का करें। खाने के बाद बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसे लाइट स्टॉल कहते हैं, हल्का फुल्का चलना फिरना जो है, तो पोस्ट डिनर वॉक कर सकते हैं। खाने और सोने के बीच में 1.5 से 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। पेट भर करके खाना नहीं खाना चाहिए, पेट थोड़ा खाली रखना चाहिए हमेशा। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये सब चीजें हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें, खाने में भी बहुत ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए। आप खाइए तो एक फ्रूट जरूर होना चाहिए दिन में, एक फल का सेवन जरूरी है। खाने के साथ कुछ सलाद जरूर रखना चाहिए। दाल खाएं, रोटी खाएं, एक सब्जी खाएं, चावल थोड़ा खाएं, ज्यादा ना खाएं। और ये सब चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जीवन शैली में अपनाएं और इन सब के साथ तनाव रहित रखने की कोशिश करें। जी, और डॉक्टर अनुपम, एक सवाल ले लेते हैं। हमारे कॉलर हैं महराजगंज से सुभाष जी। सुभाष जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर नमस्ते सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं पूछना चाहता था, टेली मेडिसिन कॉल का जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है सर, आपके द्वारा ही, मतलब या डॉक्टर साहब के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ये जो शुरुआत हुई है बहुत ही गुड है सर। और इसमें युवाओं का रोजगार भी शामिल होगा। सर मैं पूछना चाहता था कि ये सिस्टम इसका कैसे होगा, कैसे इससे प्रमुख डॉक्टरों से, अच्छे अनुभवी डॉक्टरों से बात होगी, उसका क्या प्रारूप तैयार किया, मोबाइल से होगा या उस मेडिसिन पे जाना पड़ेगा, थोड़ा मुझे जानकारी। जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुपम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप इससे, हालांकि आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए कि हमारे श्रोता जो है वो कैसे टेली कंसल्टिंग कर सकते हैं। देखिए, वेबसाइट पे esanjeevaniopd.in करके वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे, गूगल क्रोम में खोलिए, अपना जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप रजिस्टर करते हैं रजिस्टर करिए ऑनलाइन जाकर के। उसमें आपके पास मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी उसमें एंटर करिए। उसमें आपको नाम, अपना जेंडर और पता, 3 चीजें, फोन नंबर, ये आपको एंटर करना है। वो आपका उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना जो डिटेल भरना चाहते हैं भर सकते हैं। उसमें फिर आपका आएगा जनरेट टोकन। आप टोकन जनरेट करेंगे तो आपको टोकन नंबर मिल जाएगा। फिर आप अपना बंद कर सकते हैं उससे, मतलब आप अपना कामकाज कर सकते हैं। आपके फोन पे ही मैसेज आएगा कि हाँ अब जो है, अब आपका अपॉइंटमेंट का टाइम शुरू होने वाला है। तो आप उसे लॉग इन कर लेंगे दोबारा से उसमें, और उसी ब्राउजर में, क्रोम के ब्राउजर में ही आपको जो है उसमें थोड़ी देर वेट करने, क्योंकि एक आधा कंसल्टेशन चल रहा होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा। तो उसके आप खोल करके आपको फिर उसमें लॉग इन करके आपको उसमें आप उसमें फिर अपने पर्चे आप अपने दिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से राय ले सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो आप अपना मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर अनुपम आपने इस पूरी प्रक्रिया को बहुत डिटेल में बताया, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अनुपम, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हाँ, थैंक यू, सबको नमस्ते। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।